हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। 1789 इज़ द ईयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, तो जब जो फ्रांस की क्रांति है 1789 में ये घटित हुई थी। और बेसिकली जब भी हम 1780 का नाम लेते हैं तो हमारे सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑटोमेटिकली, हमने जब इसे पढ़ा है अपनी जूनियर क्लासेस में, ये हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। 1789 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी ये फ्रांस की राज्य क्रांति थी और ये वर्ल्ड हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स में काउंट होती है। यानी कि फ्रांस की जो क्रांति थी ये पूरी दुनिया का जो इतिहास है उसके इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो उनमें से एक आपकी 1789 रेवोल्यूशन यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अब बेसिकली इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विश्व में एक नई शुरुआत का कारण बनी। न्यू बिगिनिंग का जो रीज़न है, कॉजेज है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी बनी थी। 1789 न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। और इस क्रांति के समय से फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। यानी कि ड्यू टू दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉट टू अ न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग या न्यू इरा स्टार्टिंग इन फ्रांस, इवन अ न्यू इरा स्टार्ट इन होल वर्ल्ड, बल्कि पूरे विश्व में इस क्रांति की वजह से एक नए युग की जो शुरुआत है उसका सूत्रपात हुआ था, यानी कि उसका शुभारंभ हुआ था। और इस क्रांति ने फ्रांस के साथ साथ पूरे विश्व को अपने प्रभाव से प्रभावित किया था। फ्रांस की क्रांति राज्य के संबंध में नवीन धारणा को इसने जन्म दिया। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी इसने अबाउट अ कंट्री अ न्यू कंसेप्ट गिवन। फ्रांस की क्रांति ने देश के संबंध में एक जो नई धारणा है, नए विचार को स्टार्ट किया था, नए विचार को जन्म दिया था। राजनीति तथा समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पॉलिटिकल और सोसाइटी से रिलेटेड भी न्यू थ्योरीज यहाँ पे स्टार्ट की गई और जो ह्यूमन लाइफ है उसका एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखा और एक नई आशा का संचार किया। नई आशा का संचार करने से मतलब है एक न्यू होप, न्यू थिंकिंग से लोगों को रूबरू कराया गया था। यहाँ पे जो ये बातें बताई जा रही हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, फ्रांस की जो क्रांति थी, इसने किस तरीके से पूरे विश्व को अपने प्रभाव से प्रभावित किया था। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे विश्व में एक बड़े स्तर पर, बिग लेवल पर चेंजेस हम सब लोगों को देखने को मिले थे। और जो फ्रांस की क्रांति है ये पूरे विश्व में एक नए युग की शुरुआत का कारण बनी थी। एक न्यू इरा स्टार्ट हुआ था और इसने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, इस क्रांति ने देश के बारे में एक न्यू कंसेप्ट को, यानी कि एक नए विचार लोगों के सामने रखे। पॉलिटिकल सोसाइटी के फील्ड में नई थ्योरीज यहाँ पे आई, यानी कि पूरी तरह से उसका जो सिस्टम था उसे चेंज करके रख दिया गया था। और लाइफ का एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ लोगों के सामने आई थी। और इसके द्वारा एक नवीन आशा का, जो विश्व के लोग थे, विश्व के नागरिक थे, उनके मस्तिष्क में एक न्यू होप, एक नई आशावादी, एक नई पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली। क्रांति के समय यूरोप की सामान्य दशा, जो बेसिकली जनरल कॉजेस थे, जनरल कंडीशन थी ऑफ यूरोप एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, जब ये रेवोल्यूशन घटित हुई थी उस समय कैसे हालात थे यूरोप में। तो बेसिकली एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन यूरोप इज डिवाइडेड इन मैनी स्मॉल एंड बिग स्टेट्स या पार्ट्स। क्रांति के टाइम में जो यूरोप था ये बहुत सारे छोटे बड़े, यानी कि स्मॉल एंड बिग्स, अलग अलग पार्ट्स में, सब स्टेट्स में ये डिवाइड था। और सब जो अलग अलग ये थे, कोई छोटा स्टेट कोई बड़ा स्टेट था, इसमें स्मॉल थे बिग थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट था वो भी क्या था, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था, एक दूसरे से अलग था। यानी कि उस समय बिटवीन स्टेट्स हैव मैनी डिफरेंसेस,
राज्यों के बीच में अलग अलग प्रकार की प्रशासकीय व्यवस्थाएं थी और उस समय यूरोप में एकता का पूरी तरह से अभाव था। द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लैक ऑफ यूनिटी इन यूरोप, यानी कि जो यूरोप के राज्य थे उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई एकता, कोई यूनिटी हमें उस समय देखने को नहीं मिलती थी। और उस समय इंग्लैंड एक प्रथम श्रेणी का व्यापारिक और औपनिवेशिक साम्राज्य था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में इंग्लैंड क्या था, एक फर्स्ट कैटेगरी का बिजनेस और जो औपनिवेशिक स्टेट, यानी कि एक अपर लेवल का जो प्लेस था वो इंग्लैंड का था वर्ल्ड में। और यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जॉर्ज तृतीय जो थे, जॉर्ज थर्ड थे, वो क्या थे, किंग थे। और जो जॉर्ज थर्ड थे, वो जो किंग थे, उनका जो एक तरह से दृढ़ और दुर्दमनीय संकल्प के साथ उन्होंने फ्रांसीसी राज्य क्रांति का, यानी कि फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी उसको इन्होंने पूरी हिम्मत के साथ उस समय फेस किया था जॉर्ज थर्ड ने। तो जॉर्ज थर्ड ने वहां पे उसको फ्रेंच किया। और क्रांति के समय इटली नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उस समय इटली देश का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था। यह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था, केवल एक ज्योग्राफिकल एक थॉट थी ये। हालांकि इटली का अतीत देदीप्यमान था, यानी कि जो एक पास्ट कहेंगे आप इटली का, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहा, परंतु उनकी महानता की पुनः प्राप्ति दूर की बात थी। यानी कि जो उस समय आप कहेंगे यहाँ पे इटली के टाइम का जो बताया कि केवल ये उस समय कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि उस समय वहाँ पे जो आपका इंग्लैंड था और इंग्लैंड में जो लोगों के थॉट थे वो उनकी जो किंग थे उनकी जो महानता थी, पुनः प्राप्ति उसकी दोबारा से उसकी नई एक शुरुआत करना उनके लिए ये बिल्कुल क्रिटिकल चीज़ थी। जर्मनी में 360 से भी ज़्यादा छोटे छोटे राज्य, तो जर्मनी था वहाँ पे 360 से भी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड था, जिन्हें सीधे पवित्र रोमन सम्राट से जो थे अधिकार मिले थे, यानी कि जो सिस्टम था वो रोमन सम्राट जो थे उनके अंदर ये चलता था। और कुछ राज्य चर्च के भी अधीन थे। ऑस्ट्रेलिया का राज्य पुराना और प्रसिद्ध था और यहाँ पे हैब्सबर्ग वर्ग शासन करता था और यहाँ राज्य नस्लों और भाषाओं का विचित्र जमघट था। प्रशा तत्कालीन समय में सच्चे अर्थी में राष्ट्र कहा जा सकता है और यहाँ पे होहेन-जोर्डन वंश के राजा शासन करते थे। रूस का राज्य महाद्वीप में सबसे ज्यादा विस्तृत था। यहाँ के निवासी ग्रीक चर्च के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। और उस समय में रूस की शासक जारिना साम्राज्य कैथरीन महान थी। तो यहाँ पे इन्होंने घटनी बताया कि इटली नाम का उस समय कोई राष्ट्र नहीं था और जो जर्मनी था ये 360 से भी स्मॉल स्टेट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। और ये जो 360 थे इसमें जो पवित्र रोमन सम्राट थे उनके राइट्स यहाँ पे मिले हुए थे। और इसमें से कुछ राज्य क्या थे, वो बिल्कुल सीधे चर्च के अधीन थे, यानी कि जो भी काम होते थे वो अंडर द रूल रेगुलेशन ऑफ चर्च होते थे। और जो ऑस्ट्रेलिया था ये राज्य क्या था, पुराना था और काफ़ी फेमस भी था, ओल्ड एंड फेमस था। और ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश जो था उसका रूल हुआ करता था। और ऑस्ट्रिया में स्टेट और जो नस्ल थी और भाषाएं थी, यानी कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार की जो रेसेस थे वो वहाँ पर रहते थे। और जो प्रशा थी तत्कालीन समय में, यानी कि उस समय में जो प्रशा था वो सच्चे अर्थों में क्या कहा जाता था, नेशन कहा जा सकता था, राष्ट्र कहा जा सकता है। और यहाँ पे होहेन-जोर्डन वंश के राजा शासन करते थे प्रशा में। और रूस का जो राज्य था ये महाद्वीप में सबसे ज्यादा विस्तृत था, ब्रॉड था। और यहाँ के निवासी जो थे रूस के, वो ग्रीक चर्च के क्या थे, फॉलोअर थे। और उस समय रूस की जो शासक थी वहाँ पे जो क्वीन थी उनकी, वो साम्राज्य कैथरीन महान थी। तो ये जो थी ये सिचुएशन थी उस समय यूरोप की। और यूरोप में बेसिकली इस तरह की जो सामान्य दशा थी कि किस तरह से जो कौन सा स्टेट किस तरह के पार्ट में था, कितना ऑक्यूपाइड था, किसके कितने राइट्स थे। फिर इसके बाद फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, यानी कि जो सामंती व्यवस्था चलती आ रही थी फ्रांस में उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया। राजनीतिक स्थिति, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस समय फ्रांस में, बूर्बो वंश का जो था रूल था। और लुई 14 के शासन काल में उनके मंत्री रिशलियू ने सामंतों का दमन करके उन्हें शोभा की वस्तु बना दिया था।
और लुई 14वां ने सत्ता का पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन कर दिया, केंद्रीकरण कर दिया और उसने अपने उत्तराधिकारियों को परामर्श दिया था जनहित के कार्य करना, युद्ध न करना और अच्छे परामर्शदाता रखना। यानी कि इस तरह से आपको पॉलिसी ये फॉलो करने हैं। लुई 14वां का उत्तराधिकारी लुई 15वां क्या था, बहुत ज्यादा निर्बल था, विलासी था और वो बहुत ज्यादा केयरलेस किंग जो था वो प्रूफ हुआ। और उसने भी अपनी मृत्यु के पहले 1774 में उसकी डेथ हुई थी, उसने लिख दिया था मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। तो यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं, जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि उस समय कैसी स्थिति थी, किस तरह का शासन था, इसके बारे में बताया गया है। इसे हम आगे अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।